नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। जोशीमठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन, मार्ग अवरुद्ध होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित। बीआरओ ने शुरू किया मार्ग खोलने का काम। प्रदेश में आपदा पूर्वानुमान प्रणाली होगी और मजबूत। अध्ययन के लिए 2 टीमों को भेजा गया कर्नाटक और उड़ीसा। वनाग्नि से निपटने के लिए आधुनिक उपकरण और ड्रोन का होगा इस्तेमाल। और राजभवन में 7 से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा वसंतोत्सव। राज्यपाल ने किया कर्टन रेजर जारी। पहली बार लिलियम प्रदर्शनी शामिल होगी प्रतियोगिता में। अब समाचार विस्तार से। जोशीमठ मलारी नीति बॉर्डर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पहाड़ी के बड़े हिस्से के टूटने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ये घटना दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास की है, जब जोशीमठ मलारी के मध्य रैणी गांव के समीप पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। घटना के बाद नीति बॉर्डर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। मार्ग अवरुद्ध होने से सेना के वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। बीआरओ द्वारा मार्ग खोले जाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि इस घटना में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मार्ग को खोलने का कार्य शुरू कर दिया गया है। माणा क्षेत्र में हिमस्खलन की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आपदा प्रबंधन में अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों का उपयोग किया जाए। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तराखंड में आपदा पूर्वानुमान प्रणाली को और सशक्त बनाने के लिए 2 टीमों को कर्नाटक और उड़ीसा भेजा गया है। इन राज्यों में आपदा पूर्वानुमान तकनीक अत्यधिक उन्नत मानी जाती है। अध्ययन के बाद ये टीमें उत्तराखंड लौटेंगी और यहाँ भी आधुनिकतम टेक्नोलॉजी को लागू किया जाएगा, जिससे आपदा से निपटने की तैयारियों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। आ जाए, कल गई है, पहले से प्लान था, तो एक बार टीम आ जाए, वहाँ पे क्या टेक्निक हैं, फिर हम यहाँ आईएमडी के साथ में और जो विशेषज्ञ संस्थाएं हैं उनके साथ में मिलकर काम करेंगे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम को और बेहतर कैसे बनाया जाए। लगातार उत्तराखंड का रिस्पांस टाइम बहुत ही सुधार हो रहा है। रिस्पांस टाइम पहले हमारा 25 मिनट के आसपास हुआ करता था, अभी घट के हमारा 12 मिनट पे आ गया है। लगातार प्रगति हो रही है, इसको और अधिक घटाने की आवश्यकता है। हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि जब भी कभी कोई आपदा आती है हम त्वरित गति से लोगों को राहत पहुंचा सकें। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आग की घटनाओं को रोकने और उन पर तेजी से काबू पाने के लिए आधुनिक उपकरणों और ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। साथ ही वन विभाग और आपदा प्रबंधन की संयुक्त टीमों को अलर्ट मोड में रखा गया है। स्थानीय समुदाय को भी जागरूक कर वनाग्नि नियंत्रण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। वनाग्नि के बारे में अभी आपने देखा था, कुछ दिन पहले मॉकड्रिल आयोजित की गई थी। वन अग्नि पे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकेले काम करता था, अब भारत सरकार ने कहा है कि सब लोग मिलकर काम करेंगे, तो सभी के लिए रोल डिफाइन कर दिए गए हैं। अब जब वनाग्नि कभी होगी तो उसके लिए सभी विभाग मिलजुल कर काम करेंगे ताकि कम समय में कम से कम नुकसान के साथ हम उसको कंट्रोल पा सकें। राजभवन में इस वर्ष वसंतोत्सव 7 से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज इसका कर्टन रेजर जारी किया। इस 3 दिवसीय वसंतोत्सव में फूलों की प्रदर्शनी, जैविक उत्पादों का प्रदर्शन, स्थानीय हस्तशिल्प, बागवानी से जुड़े स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र होंगे। वसंतोत्सव में उत्तराखंड के पारंपरिक फूलों के अलावा नई किस्मों के पुष्प, जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, जिनमें सर्वश्रेष्ठ उद्यान, पुष्प सज्जा और जैविक उत्पादों की श्रेणियां शामिल हैं। वसंतोत्सव का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरियाली को बढ़ावा देना और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना है। वसंतोत्सव के दौरान
फूड कोर्ट में पारंपरिक मोटे अनाज आधारित व्यंजनों को प्राथमिकता दी जा रही है। वसंतोत्सव में 5 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में विभिन्न अनाथालयों में रहने वाले बच्चों, दिव्यांग बच्चों तथा रैग पिकर्स बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। वसंतोत्सव में पहली बार लिलियम प्रदर्शनी को प्रतियोगिता में शामिल किया गया है, जिसके लिए 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। 3 दिन का हमारा ये कार्यक्रम है और माननीय गवर्नर साहब के निर्देशों पे किया जा रहा है। इसमें जो हमारा पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड एज वेल एज हमने दिल्ली से भी बुलाई है टीम, लखनऊ से भी हमारी एक टीम जो महाराज भवन का डेकोरेशन करती है उनको भी बुलाया गया है। कुछ हाई लेवल के कल्चरल प्रोग्राम्स यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो इसका मेन पर्पस ये है कि उत्पादक के साथ साथ जो नॉर्मली हम अपने घर में एज हॉबी भी करते हैं, सब हम सारे पार्ट्स को छू कर आगे बढ़े और इसको और सक्सेसफुल बनाएं। बागेश्वर में जिलाधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में यूसीसी पोर्टल में पंजीकरण कराने की प्रक्रियाओं और योग्यता पर प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अपने विभागीय कर्मचारियों का यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। वर्कशॉप आज हमारे द्वारा ये आयोजित की गई थी, जिसमें समस्त विभागों के द्वारा प्रतिभाग किया। समस्त विभागाध्यक्ष उसमें उपस्थित थे और यूसीसी के जितने भी प्राविधान हैं उनको विस्तृत रूप से बताया गया, समझाया गया, उस पर चर्चा भी की गई है। और समस्त विभागों को ये भी निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने विभागों में नोडल अधिकारी या कार्मिक नियुक्त कर दें जो समन्वय का काम करेंगे। और सभी को ये निर्देशित किया गया है कि जितने भी हमारे कार्मिक हैं, सरकारी कार्मिक हैं, वो अनिवार्य रूप से जिनका भी विवाह 2010 के बाद हुआ है वो यूसीसी पोर्टल में अपने को इनरोल करेंगे, रजिस्ट्रेशन अपना करवाएंगे। तो इसके संबंध में सभी को निर्देशित किया गया है। पुलिस लाइन देहरादून में आरक्षी, नागरिक पुलिस, पीएसी और आईआरबी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस शारीरिक परीक्षा के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा भर्ती प्रक्रिया का जायजा लिया गया। इस दौरान एसएससी देहरादून ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें दक्षता परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही अभ्यर्थियों के समक्ष खुद बॉल थ्रो कर उनको प्रोत्साहित किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कालिदास मार्ग स्थित सामुदायिक भवन में कुर्मांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद के होली मिलन समारोह में वृद्धजनों को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने सभी को होली की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व धर्म, सत्य व न्याय जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से लड़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार देश की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने और भाईचारे एवं समरसता की भावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्री जोशी ने सभी से हर्षोल्लास के साथ होली मनाने की अपील की। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए 6 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। निजी कंपनी के सहयोग से आयोजित इस कौशल विकास प्रशिक्षण के जरिए परिसर की 90 छात्राओं ने अपना पंजीकरण कराया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से 8 मार्च तक चलेगा। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण दे रही प्रशिक्षक डिम्पल ने बताया कि ये प्रशिक्षण बेटियों की झिझक दूर करने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और अपनी बात को पुख्ता ढंग से रखने के हुनर पर केंद्रित है। अपने को युवतियां साक्षात्कार के लिए कैसे तैयार करें, यह सलीका भी इस कौशल विकास प्रशिक्षण में सिखाया जाएगा। ये 6 दिवसीय हमारा प्रोग्राम रहता है जिसमें हम लोग इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर बात करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, रिज्यूमे राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें जो है हम 6 दिनों में बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे और हम इन्हें तैयार करेंगे कि ये नेक्स्ट जैसे ही इनका इंटरव्यू हो तो उसको कैसे क्रैक करना है, वो सारी चीज़ें इनको पहले से पता होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है कि वो लोग अपना डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है मार्केट में जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्किल्स हमें आने ज़रूरी होते हैं। सो वी आर ट्राइंग कि हम इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आ पाए, इनका हेजिटेशन रिमूव कर पाए। तो थ्रू दिस ट्रेनिंग हम लोग ये सारी चीज़ें इनके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर रही छात्राओं का कहना है कि उनके और उनकी उम्र की युवतियों के लिए ऐसे कार्यक्रम बेहद ज़रूरी हैं। जैसे कि ये प्रोग्राम जो था वो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का है, तो इसमें हमें क्या है कि एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी स्किल्स जो हमें ज़रूरत है ना आगे जाके इंटरव्यूज़ में या फिर एम्प्लॉयमेंट गेन करने में, तो वो हेल्प करेगी।
और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले देखा कि इंटरव्यू में ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, जैसे कि हमारी क्वालिटीज़ को वो नोट करते हैं। तो हमने अपनी क्वालिटीज़ के बारे में यहाँ पे पहले जाना कि हमारे अंदर क्वालिटीज़ कौन सी है और उसको इन्हेंस कैसे करेंगे, और मैम अभी आगे हमें फर्दर बताएंगी भी कि इसमें हम क्या क्या बेहतरी ला सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम से काफ़ी मदद है, क्योंकि जैसे कि मैम बार बार कह रही थी कि डिग्री सिर्फ डिग्रीज हासिल करना मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं से कारगर होगा जब तक कि हमारे पास स्किल्स नहीं है। स्किल्स बहुत तरह की स्किल्स हो गई, सॉफ्ट स्किल्स हो गई, हार्ड स्किल्स हो गई, जिनके ऊपर हमारी बात हुई है। तो जैसे इंटरव्यूज़ को हम फेस करते हैं, तो अब लगभग सारे जो जितने भी अच्छे एम्प्लॉयमेंट्स हैं सब हमें इंटरव्यूज़ के बेस पर मिल रहे हैं, तो उस पर काफ़ी मददगार साबित होगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।